रहा था, जिसका बीजेपी पार्षद सुभाष भड़ाना ने विरोध किया। इसके बाद आप और बीजेपी में सियासी संग्राम छिड़ गया। लिहाजा कालकाजी इलाके में छठ घाट तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, विधायक सौरभ भारद्वाज, दिलीप पांडे समेत कई नेता अपने अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और कालकाजी डीडीए फ्लैट्स के सामने बने भीमराव अंबेडकर पार्क के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी पर घाट न बनाने देने का आरोप लगाया और इसे छठी मैया के अपमान से जोड़ दिया। छठी मैया का अपमान नहीं सहेगा, नहीं चलेगा। छठी मैया की, छठी मैया की, छठी मैया का अपमान नहीं सहेगा, नहीं चलेगा। सैकड़ों लोगों के साथ धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर छठ घाट तोड़े जाने का आरोप लगाते हुए इसे यूपी बिहार के लोगों के अपमान से जोड़ दिया। अपमान किया गया है यूपी बिहार के लोगों का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आकर जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने हिम्मत की यहाँ पर छठी मैया का घाट तोड़ने के। इस बीच जब वहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले खदेड़ने पहुंचे तो संजय सिंह ने पुलिस वालों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खाकी वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खाकी वर्दी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं। दरअसल आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज लगातार अंबेडकर पार्क में छठ घाट यानी एक तालाब बनाने को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय निगम पार्षद सुभाष भड़ाना छठ घाट बनाने का विरोध कर रहे हैं। दरअसल अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छठ पर्व भी राजनीतिक दलों के लिए वोट बटोरने का जरिया बन गया है। इसी छठ घाट को लेकर सियासत तेज हो गई क्योंकि मामला पूर्वांचलियों और बिहार के रहने वाले लोगों के वोटों से जुड़ा है। उधर निगम पार्षद सुभाष भड़ाना भी अपने समर्थकों के साथ वहां डटे दिखे, जिसके बाद वहां आप और बीजेपी समर्थक आमने सामने आ गए। दिल्ली के कालकाजी की तस्वीर देख लीजिए, सामने देखिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। करीब 2-3 महीने के अंदर दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी है। अभी लेकिन जिस बात को लेकर विवाद है वो ये कि यहाँ पर छठ के लिए घाट बनाया जाना है इस पार्क के अंदर, जिसे लेकर अब बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई है। वहीं छठ घाट बनाने का विरोध कर रहे पार्षद सुभाष भड़ाना का कहना है कि इस पार्क के बगल वाले पार्क में पहले से ही छठ पूजा की जाती है, तो इस पार्क को उजाड़ने की क्या जरूरत है। इस पार्क में घास लगी है और बच्चों के झूले भी लगे हैं। जन्माष्टमी पार्क के अंदर यहाँ पर छठ पूजा होती है। जन्माष्टमी पार्क यहाँ से कितने सामने देखिए, वो दिख रहा है जन्माष्टमी पार्क है जी, सामने जन्माष्टमी पार्क दिख रहा है। और ये देखिए एमसीडी की तरफ से और पुलिस की तरफ से ये जन्माष्टमी पार्क की आप परमिशन देखिए। और जो छठ पूजा समिति है जो पिछले 12-14 साल से इस पूजा को यहाँ पर कर रही है, वो वहाँ पर घाट बनवा के पूजा कर रही है। ये अम्बेडकर पार्क जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता, आप पार्क के अंदर देख लीजिए। RWA के सेक्रेटरी खड़े हैं कुमार साहब, इनके कहने पर पार्क को डेवलप करा गया। ये चेयरमैन खड़े हैं छठ पूजा समिति के शैलेंद्र जायसवाल। आप देखिए इस पार्क को वो उजाड़ना चाहते हैं। सौरभ भारद्वाज यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है विधायक, और बाहर के गुंडे लेके आए हुए हैं। देखिए क्षेत्र की जनता देखिए, पूरी पब्लिक डीडीए फ्लैट की खड़ी है। सुभाष भड़ाना के आरोपों पर धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया और दावा किया कि अंबेडकर पार्क में कई सालों से छठ की पूजा की जा रही थी, लेकिन इस बार छठ घाट को तोड़ दिया गया। 4 साल से इसी जगह पे छठ पूजा का आयोजन हो रहा था। कल हमारे विधायक के साथ मारपीट की गई, यहाँ छठी मैया का घाट तोड़ दिया गया। आज छठी मैया का आभूषण ये चूड़ी भाजपा ही फेंक रहे हैं। ये महिलाओं का भी अपमान है, छठी मैया का भी अपमान है, पूरा देश देख रहा है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और अंबेडकर पार्क में जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जा रही। दरअसल यही सियासत है जो छठ पूजा जैसे त्योहार पर भी भारी है। नियति हो तो मुद्दे का हल 1 मिनट में हो सकता है, लेकिन दिल्ली में चुनाव है जिसमें यूपी बिहार के लोगों का वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में कोई भी ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहता। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कराची रावलपिंडी तेजग्राम एक्सप्रेस ट्रेन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि इसमें मारे गए लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अब तक 72 यात्री इस आग की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं।
लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के रहीम यार खान जिले के लियाकतपुर में कराची रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। खुदा जाने केड़ी वजह तो लगी यार, 4 सेकंड बस इनमें था। देखिए कैसे पाकिस्तान की बर्निंग ट्रेन के 3 डिब्बे धू धू कर जल उठे। चलती ट्रेन में आग लगने की खबर मिलते ही ट्रेन को रोका गया और जिन डिब्बों में आग लगी थी उन्हें ट्रेन से अलग किया गया। इस दौरान सैकड़ों यात्री और आसपास रहने वाले लोग वहां इकट्ठा हो गए। टे 4 दबा था कि जो कराची खां पिंडी वही रही तेजगांव एक्सप्रेस उनकी गाड़ी के बाहर लगी वही आहे। ॾिसी सघो था तव्हां जेको आहे न, ॾिसो खुदा जाने कहिड़ी वजह तो लगी यार। हालांकि जानकारी के मुताबिक ट्रेन में लगी आग से मरने वालों में बच्चे और महिलाएं ज्यादा हैं। कहा जा रहा है कि आग गैस सिलेंडर फटने की वजह से लगी। धमाके की वजह से 3 बोगियां आग की चपेट में आ गई और आनन फानन में लोग जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूद पड़े। सिलेंडर से आग लगने की पुष्टि पाकिस्तान रेलवे के अधिकारियों ने भी की। इस बीच जानकारी मिलने पर वहां बचाव दल की टीम भी पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। यही नहीं, बचाव दल की सहायता के लिए पाकिस्तानी सेना के जवानों सहित डॉक्टर्स और पैरामेडिकल टीम को भी भेजा गया, जिन्होंने घायलों और झुलसे हुए लोगों को तुरंत इलाज दिया। जानकारी के मुताबिक कराची रावलपिंडी तेजगाम एक्सप्रेस ट्रेन में हादसा गैस सिलेंडर के फटने से हुआ। बताया गया कि एक यात्री गैस सिलेंडर के साथ सवार था और वो ट्रेन के अंदर ही नाश्ता बना रहा था, जिसके कारण धमाका हुआ और आग लग गई। ये विस्फोट इतना जबरदस्त था कि जिस डब्बे में आग लगी उसने अगल बगल के कोच को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से 3 डिब्बों में आग लग गई। इस बीच पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने दावा किया है कि आग लगने के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से कूदने लगे, जिसकी वजह से ज्यादा मौतें हुई। राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने। रिटायर्ड आईएएस राधाकृष्ण माथुर जम्मू कश्मीर से अलग होकर बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल बने। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की गोली से मारे गए 5 मजदूरों के शवों को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद उनके घर लाया गया। यूपी के प्रयागराज में अज्ञात बदमाशों ने सुबह की सैर पर निकले एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद वकील एसोसिएशन ने बंद का ऐलान किया। दिल्ली में शक्ति स्थल पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कई अन्य नेताओं ने इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बाद गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच गया। पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में पिछले 2 दशकों से भी लंबे समय से चल रही शांति प्रक्रिया पर समझौते की समय सीमा 31 अक्टूबर को खत्म हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। कोलकाता में सीपीआई के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद गुरदास दासगुप्ता का लंबी बीमारी के बाद 83 साल की उम्र में अपने घर पर निधन हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश को एकता का संदेश दिया। प्रधानमंत्री गुजरात के केवड़िया पहुंचे थे, जहां एक्सेलरेटर के जरिए वो सरदार पटेल की विशालकाय मूर्ति तक पहुंचे और वहां फूल अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी और देश को एकता का संदेश देते हुए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का दावा किया। और उन्हें जवाब मिलता भी है। जब हमारी विविधताओं के बीच हम एकता के मार्ग पर चलते हैं तो इन ताकतों को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें शानदार तरीके से भारत की एकजुटता दिखाने वाली झांकी और करतब पेश किए गए। परेड के बाद पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को राष्ट्रीय एकता दिवस पर एकता की शपथ दिलाई। मैं सत्यनिष्ठा से
शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर वहां सुरक्षा बलों की परेड भी हुई और इसके बाद सीआईएसएफ के जवानों ने मॉक ड्रिल के जरिए देश के दुश्मनों से निपटने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। छत पर पहुंचते ही टेक्निकली ट्रेन्ड बल सदस्य रिवर्स पोल क्लाइंबिंग की तरफ टर्न करता है और इसके बाद एनडीआरएफ और एनएसजी ने भी अपनी क्षमता और ताकत का प्रदर्शन किया। तकनीकों से प्रदर्शन कर रही है जिसे स्टैकिंग कहते हैं। सरदार पटेल की मूर्ति के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में उनके भाषण भी सुनाए गए। कोई को उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान इस प्रकार का एक होके आजाद बन जाए, लेकिन ये चीज हो गई। जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है और एक अवसर हमारे पास आया है, वो घुमाना नहीं चाहिए। कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर में धारा 370 हटाने के फैसले को सरदार पटेल को समर्पित किया। तो सर झुकाकर पूरी नम्रता के साथ सरदार साहब को मैं हिसाब दे रहा हूं कि सरदार साहब, आपका जो सपना अधूरा था, अब वो दीवार गिरा दी गई है। सरदार पटेल की जयंती के मौके पर ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के तौर पर अस्तित्व में आ गए। भारत दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतों में अपनी जगह बना रहा है, अपने हक का स्थान प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को लगातार एकीकृत करने में अपनी जगह बना रहा है, अपने हक का स्थान प्राप्त कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को लगातार एकीकृत करने में सरकार जुटी हुई है और उन्होंने इसे देशवासियों की भी जिम्मेदारी बताया। लेकिन सरदार पटेल की जयंती के मौके पर उनकी राजनीतिक विरासत का सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि प्रियंका गांधी ने सरदार पटेल पर अपना अधिकार जताया और लगे हाथ उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला भी बोला। ट्वीट करके प्रियंका गांधी ने लिखा, सरदार पटेल कांग्रेस के निष्ठावान नेता थे जो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति समर्पित थे। वो जवाहरलाल नेहरू के करीबी साथी थे और आरएसएस के सख्त खिलाफ थे। आज बीजेपी द्वारा उन्हें अपनाने की कोशिशें करते हुए और उन्हें श्रद्धांजलि देते देख बहुत खुशी होती है, क्योंकि भाजपा के इस एक्शन से दो चीजें स्पष्ट होती हैं। उनका अपना कोई स्वतंत्रता सेनानी महापुरुष नहीं है, तकरीबन सभी कांग्रेस से जुड़े थे और सरदार पटेल जैसे महापुरुष को एक न एक दिन उनके शत्रुओं को भी नमन करना पड़ता है। प्रियंका जी को ये मालूम होना चाहिए कि जो महापुरुष होते हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते। प्रियंका जी वो देश के होते हैं। देश के 130 करोड़ लोगों को हक होता है अपने महापुरुषों का सम्मान का। काश सरदार पटेल का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया होता। काश सरदार पटेल को सही वक्त पर सम्मान कांग्रेस ने दिया होता। कांग्रेस को आत्मगिलानी है, इसलिए इस तरह की बातें कांग्रेस कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने दलील दी कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस गांधी जी के साथ नहीं था, लिहाजा उससे जुड़े नेता अब कांग्रेस के नेताओं को सम्मान दे रहे हैं। कि आज जो सत्ता में है, आरएसएस में है, भाजपा के लोग हैं, तो जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उस समय जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, उस समय गांधी जी की मुहिम के खिलाफ थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। तो उनके साथ में जुड़े हुए लोग कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की श्रेणी में नहीं आ सकते और आज उन्हें मजबूरन कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए अनेक नेताओं को सहारा लेना पड़ रहा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल उनमें से एक है। सरदार पटेल की राजनीतिक विरासत को लेकर बहस तब से है जब मोदी सरकार ने केंद्र में सत्ता संभालने के बाद उनकी जयंती बड़े पैमाने पर मनानी शुरू की और तय है कि इस पर आगे भी बहस जारी रहेगी। दिवाली के बाद दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने के दौरान सीने और गले में जलन महसूस हो रही है।
दिवाली पर पटाखे न फोड़ने की अपील के बाद भी आसमान में खूब पटाखे छोड़े गए, जिससे प्रदूषण का स्तर भी अब आसमान छू गया। लिहाजा दिल्ली एनसीआर की हवा और जहरीली हो गई। नतीजा ये रहा कि बदलते मौसम और प्रदूषण की मार के चलते दिल्ली में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इस धुंध और धुएं की वजह से अस्थमा और फेफड़ों की बीमारी से परेशान लोगों को सांस लेने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अगर दिल्ली की स्थिति दिखाएं तो पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त जो AQI है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो लेवल शो कर रहा है, वो 427 AQI का शो कर रहा है। ये PM 2.5 का स्तर है। ये पूरी दिल्ली का इस वक्त हाल है और ये भी अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक है। इस बार दिवाली पर दिल्ली के प्रदूषण में बेशक कमी आई हो, लेकिन हवा दम घोटू ही रही। हालांकि हवा चलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। साथ ही कई जगह पानी का छिड़काव किया गया ताकि धूल मिट्टी बैठ जाए और लोगों को सांस लेने में दिक्कत न हो। लेकिन धुंध की वजह से कई लोगों ने नाक और गले में जलन और खांसी की शिकायत की। दिल्ली के अलावा एनसीआर में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खराब रहा। गाजियाबाद में तो हवा की गुणवत्ता अब भी बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में धुंध की वजह से सूरज देवता के दर्शन तक नहीं हुए। इस बीच दिल्ली की खतरनाक हवा का असर भारत बांग्लादेश मैच से पहले भी देखा जा सकता है। 3 नवंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच से पहले कई बांग्लादेशी खिलाड़ी मास्क पहने हुए दिखे। ऐसे में जहरीली हवा से बचने के लिए लोगों के पास कुछ लिमिटेड ऑप्शंस ही हैं। इनमें से एक है एंटी पॉल्यूशन मास्क और दूसरा एयर प्योरीफायर। देखिए कैसे मैदान में प्रैक्टिस के दौरान बांग्लादेशी बल्लेबाज लिटन दास मास्क पहने हैं। वो पूरी प्रैक्टिस के दौरान मास्क पहने रहे, चाहे वो कैचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हों या फिर मैदान में भाग दौड़ कर रहे हों। हालांकि मुशफिकुर रहीम, मुस्ताफिजुर रहमान और टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने बगैर मास्क के ही अभ्यास किया। दरअसल मास्क पहनकर प्रैक्टिस की नौबत इसलिए आई क्योंकि दिल्ली के कई इलाकों में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के स्तर के पार पहुंच गया है, जो बेहद खराब स्थिति मानी जाती है। शायद इसीलिए बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी दिल्ली में मैच न करवाने की दलील देते दिखे। For the common man of Delhi as well, match is a very small thing. I think we can say that okay, whether we will shoot the match or we should not shoot the match, that's a very small thing. I think it's the entire Delhi and it's the entire Delhi that is suffering from kids food. गंभीर के अलावा कई और खिलाड़ी भी मैच को दिल्ली से कहीं और शिफ्ट करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने साफ किया कि मैच अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होगा। अक्टूबर महीने के लिए AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़ों का आकलन किया गया तो पाया गया कि दिल्ली में दिवाली से काफी पहले ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया था। अक्टूबर का पहला हफ्ता AQI के हिसाब से काफी सही था। पहले हफ्ते में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे ही रहा। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में अंत तक आते आते प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया। इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से ऊपर जा पहुंचा, यानी कि हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। दिवाली से लगभग एक हफ्ते पहले AQI पहली बार 300 से ऊपर गया। 16 अक्टूबर को दिल्ली शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 था, जो CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंडों के अनुसार बेहद खराब है। वहीं दिवाली वाले दिन AQI 340 तक जा पहुंचा और उसके अगले दिन यानी सोमवार को यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 368 दर्ज किया गया, जबकि मंगलवार को दिल्ली NCR में एयर क्वालिटी इंडेक्स 392 था, यानी अभी भी प्रदूषण का स्तर बहुत खराब की श्रेणी में है। जबकि दिल्ली के कई इलाकों में इस समय वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के स्तर तक पहुंच गया। ये बेहद खराब स्थिति मानी जाती है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हैदराबाद में एक नवजात बच्ची को जिंदा दफन करने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पुलिस की तेजी की वजह से इस बच्ची की जान बच गई। हालांकि आरोपियों ने बच्ची को दफनाने के लिए गड्ढा भी खोद दिया था। इस दौरान एक शख्स की गोद में नवजात बच्ची नींद में बड़े आराम से सो रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे हमेशा हमेशा के लिए सुलाने की तैयारी हो गई है। लेकिन एक ऑटो ड्राइवर ने सुनसान इलाके में दोनों आरोपियों को बच्ची को ले जाते हुए देख लिया और पुलिस को खबर कर दी। वहीं पुलिस ने भी गजब की फुर्ती दिखाई और मौके पर तुरंत पहुंच गई और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि वो अपनी मरी हुई पोती को दफनाने आए हैं, लेकिन जब पुलिस ने बच्ची को गौर से देखा तो वो जिंदा थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया।
हैदराबाद की ये तस्वीरें जहां पर एक जिंदा बच्ची को दफनाने के लिए दो लोग जा रहे थे। आप तस्वीरें देख रहा थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। हैदराबाद की ये तस्वीरें जहां पर एक जिंदा बच्ची को दफनाने के लिए दो लोग जा रहे थे। आप तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई और इस मासूम की, जो कि इस शख्स की गोद में, इसकी जान बच गई। पुलिस को खबर की गई वक्त रहते एक ऑटो ड्राइवर की ओर से। पुलिस मौके पर पहुंची, जब देखा तो पता चला कि बच्ची मरी हुई नहीं बल्कि जिंदा थी। फौरन पुलिस ने इस बच्ची को अपने कब्जे में लिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप ने इजराइल की जासूसी कंपनी एनएसओ ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाया है। व्हाट्सएप ने कहा है कि ये इजरायली कंपनी भारतीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी कर रही है। व्हाट्सएप ने हैकिंग की पुष्टि करते हुए इजरायली जासूसी कंपनी पर मुकदमा भी ठोका है। दरअसल एक इजरायली एजेंसी के बनाए गए पिगासस नाम के स्पाईवेयर से भारत में जासूसी करने के आरोप लगाए गए हैं। ये स्पाईवेयर भारत में एक्टिव था और इसके टारगेट पर भारतीय पत्रकार और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। करीब 2 दर्जन से ज्यादा वकील, दलित कार्यकर्ता, नेता, पत्रकार जासूसी के शिकार हुए हैं। कहा जा रहा है कि इजरायली स्पाईवेयर पिगासस के जरिए ऑपरेटर्स ने फोन हैकिंग की। कंपनी के भेजे लिंक पर क्लिक करने से पिगासस इंस्टॉल हो जाता है। यूजर्स को पिगासस के इंस्टॉल होने की जानकारी नहीं मिल पाती। पिगासस के इंस्टॉल होते ही पासवर्ड, फोन नंबर, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप तक आसानी से पढ़े जा सकते हैं। करीब 1400 से ज्यादा लोगों की जासूसी का इस दौरान शक है। व्हाट्सएप के जरिए जासूसी कांड से देश में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। कांग्रेस ने अब सरकार पर ही जासूसी कराने का आरोप लगाया है। इस बीच जासूसी मामले में केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप से 4 नवंबर तक जवाब मांगा है। सरकार बताए 3 सीधे सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि भारत सरकार ने 21 एजेंसी के माध्यम से एनएसओ इजरायली एजेंसी से पिगासस जासूसी सॉफ्टवेयर खरीदा गया। नंबर 2, क्या ये प्रधानमंत्री जी या एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में से किसकी अनुमति से खरीदा गया? और तीसरा, जिस गैर कानूनी और असंवैधानिक जासूसी सॉफ्टवेयर से इस देश के जजेस की, इस देश के विपक्ष के नेताओं की, इस देश के पत्रकारों की, इस देश के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की, वकील और एकेडमिशियन की जासूसी हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल की 144वीं जयंती पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के 8वें और 9वें केंद्र शासित प्रदेश बन गए। क्योंकि एक तरफ जहां गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली, तो राधाकृष्ण माथुर को लद्दाख का पहला उपराज्यपाल बनाया गया। इसके साथ ही अब आर्टिकल 370 करीब करीब इतिहास के पन्नों में दफन हो गया, क्योंकि गुजरात कैडर के आईएएस अफसर रहे गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ले ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा। यानी अब दिल्ली जैसी व्यवस्था पूरे तौर पर जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। गिरीश चंद्र मुर्मू को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने उपराज्यपाल पद की शपथ दिलाई। गिरीश चंद्र मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद अफसरों में माने जाते हैं। गुजरात में मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान वो उनके प्रमुख सचिव रह चुके हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू ओडिशा के सुंदरगढ़ के रहने वाले हैं। उधर जम्मू कश्मीर के छोटे भाई कहे जाने वाले लद्दाख का भी इतिहास बदल गया। लद्दाख भी अब कानूनन अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहाँ रिटायर्ड आईएएस राधाकृष्ण माथुर ने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। उन्हें भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने शपथ दिलवाई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले एलजी राधाकृष्ण माथुर त्रिपुरा कैडर के 1977 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। वो नवंबर 2018 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में रिटायर हुए। आईआईटी कानपुर के छात्र रहे माथुर को रक्षा मामलों की गहरी समझ है। कहा जा रहा है कि उनके अनुभव को देखते हुए ही उन्हें नए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की कमान सौंपी गई है। दरअसल ये दोनों शपथ ग्रहण समारोह इसलिए हुए क्योंकि 5 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। वहीं लद्दाख को भी अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जेल में बंद बीमार चल रहे पी चिदम्बरम के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया। पी चिदम्बरम के इलाज के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स को एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का आदेश दिया, जिसमें चिदम्बरम के पारिवारिक डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी भी शामिल होंगे। बिहार के नालंदा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हिलसा इलाके में कुछ बदमाशों ने डीएसपी की गाड़ी पर हमला कर दिया, जिसमें डीएसपी इम्तियाज अहमद और उनका ड्राइवर घायल हो गए।
गौतम बुद्ध नगर में सरदार पटेल की जयंती के मौके पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद डॉक्टर महेश शर्मा समेत बड़ी संख्या में लोगों ने दौड़ लगाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप के पास सफाई कर रही एक महिला को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आस्था का पर्व छठ नहाय खाए के साथ बिहार के नालंदा में पारंपरिक विधि विधान से शुरू हो गया। कुलभूषण जाधव मामले में वियना संधि का उल्लंघन करने को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। सिंगापुर की साइबर डेटा एनालिसिस करने वाली नामी संस्था ग्रुप आईबी के मुताबिक 13 लाख भारतीयों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक की गई है, जो हैकर्स की वेबसाइट जोकर्स डैश पर ऑनलाइन बेची जा रही है। इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने लाहौर में बढ़ते प्रदूषण के लिए भारत के खराब पर्यावरण और खेतों में पराली जलाने को जिम्मेदार बताया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जान से मारने की धमकी देने के केस में विपक्षी नेता गयासुद्दीन कादर चौधरी को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने दुनिया भर में सभी तरह के पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग पर रोक लगा दी, जिसकी जानकारी खुद ट्विटर के सीईओ ने ट्वीट कर दी। अमेरिका की आईटी कंपनी कॉग्निजेंट आने वाले कुछ महीनों में 7,000 कर्मचारियों की छंटनी करेगी, जिसमें भारतीय कर्मचारी भी शामिल हैं। गंभीर मानसिक बीमारी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल ने अनिश्चितकाल के लिए खेल से ब्रेक लेने का फैसला किया है। पंजाब के लुधियाना में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए एक दिन दहाड़े एक कपड़े की दुकान में दर्जन भर से ज्यादा युवकों ने हमला कर दिया और इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें दुकान का मालिक और कर्मचारी घायल हो गए। दुकान में सरेआम तोड़फोड़ की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में दिखा कि दोपहर के बाद बाइक सवार 1 दर्जन से ज्यादा युवक हाथ में धारदार हथियार लिए विक्की कलेक्शन नाम की दुकान में पहुंचे और दुकान में लगे कांच के गेट को तोड़ने लगे। इस दौरान दुकान का मालिक, वहां मौजूद स्टाफ डर की वजह से दुकान के अंदर घुस गए। तब तक युवकों ने कांच का गेट पूरी तरह से तोड़ दिया। इस दौरान दुकान के अंदर 2 हमलावर मुंह पर रुमाल बांधे दाखिल हुए। इस बीच दुकान के मालिक और उनके साथ मौजूद शख्स पर एक हमलावर ने धारदार हथियार से एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें दुकान का कर्मचारी घायल हो गया। इस बीच जब दूसरा हमलावर दुकान में लगे सीसीटीवी को तोड़ने लगा तो दुकान के मालिक ने विरोध किया, जिस पर दुकान में घुसे दोनों हमलावरों ने धारदार हथियार से उस पर फिर से हमला किया, जिसमें दुकानदार घायल हो गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ हमलावरों ने दुकान के बाकी शीशे भी तोड़ दिए। इस दौरान दुकान में घुसे हमलावर वहां से निकलने लगे, तभी एक हमलावर ने दुकान में रखे कुछ सामान को पहले दुकानदार पर फेंका और बाद में दुकान में रखे कुछ सामान को अपने साथ ले गया। इस घटना के दौरान वहां मौजूद लोग शोरूम के बाहर से ही पूरा तमाशा देखते रहे। कुछ दूर जाने के बाद कुछ हमलावर फिर वापस लौटे और दुकान के बाहर रखे एक पुतले को भी तोड़ दिया। घटना के थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि दुकानदार और हमलावर के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। दुकानदार का बयान दर्ज करके जो ਉਹਦਾ नुकसान होया ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋर्ट ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇਗਾ, तुरंत ही पर्चा दर्ज करके उन्हें से कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में पीड़ित पक्ष के बयान के आधार पर हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पंजाब के होशियारपुर में भी कानून को ताक पर रखकर बेखौफ लुटेरों ने लूटपाट की। इन लुटेरों ने शराब की दुकान 2 दुकानों को निशाना बनाया और हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आया कि लुटेरों को आता देख दुकानदार ने जैसे ही अपना मोबाइल फोन उठाया, एक लुटेरा दुकान के अंदर घुसा और हथियार दिखाते हुए दुकानदार से मोबाइल ले लिया। इस बीच वहां सारे लुटेरे पहुंच गए। एक लुटेरे ने दुकानदार को कैश निकालने को कहा, जिसके बाद उसने तुरंत ही कैश वाली ड्रॉर खोल दी, जिसके बाद एक लुटेरे ने पूरा कैश उठा लिया। इस दौरान दूसरा लुटेरा महंगी शराब की बोतलें अपने साथ इकट्ठी कर रहा था। इस वारदात की कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों ने शराब की 2 दुकानों पर लूटपाट की और शराब की बोतलें लेकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े होंगे। मुख्य मौजूदा न्यायाधीश रंजन गोगोई 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। बोबड़े 18 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा ने जस्टिस बोबड़े से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सीनियर मोस्ट जज जस्टिस एस ए बोबड़े हैं जो 18 नवंबर को बतौर सीजीआई शपथ लेंगे। सर, आप अयोध्या बेंच के भी पार्ट रहे हैं, 40 दिनों का जो ये सुनवाई हुई थी उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा। अपनी तरफ का एक अनोखा केस जो इतने सालों से विवाद में रहा है, 40 दिनों तक सुनवाई आपने की अयोध्या केस। वो जजमेंट अभी रिजर्व्ड है तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अच्छा सर, कोलेजियम सिस्टम को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे अभी सर। ये अवसर नहीं है वो सब बातें करने। अमेरिकी संस्था क्लाइमेट सेंट्रल की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया है कि करीब 30 साल बाद मुंबई, कोलकाता समेत देश के कई तटीय इलाके पानी में डूब जाएंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी के मध्य तक यानी 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा, जिससे दुनिया भर की 10 देशों में जनसंख्या सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। इसमें भारत समेत एशिया के 7 देश शामिल हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देशों की सूची में भारत सबसे ऊपर है। भारत में लगभग 4 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। तेज शहरीकरण और आर्थिक वृद्धि के कारण तटीय इलाके मुंबई और कोलकाता के लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये माना जा रहा है कि तटों के किनारे बसा हिस्सा डूब जाएगा। इससे देश भर में करीब 3 करोड़ लोग बेघर हो सकते हैं। भारत के अलावा बांग्लादेश, चीन और फिलीपींस के तटीय इलाकों पर भी इसका बुरा असर होगा। निर्भया केस में 4 दोषियों के पास अब सिर्फ दया याचिका का विकल्प बचा है। निर्भया केस के 4 दोषियों को तिहाड़ जेल प्रशासन ने नोटिस जारी कर कहा कि मृत्युदंड के खिलाफ अगर 7 दिन में राष्ट्रपति के पास दया याचिका नहीं लगाई तो फांसी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उम्मीद तो जगी है, जिस तरह से जेल प्रशासन ने नोटिस किया है तो एक उम्मीद की किरण तो जगी है, क्योंकि मैं 1 साल होने को है, मैं भी अपील करी हूँ पटियाला कोर्ट हाउस में कि उनको जो भी उनका प्रोसीजर है वो पूरा हो, उनको जल्द से जल्द फांसी की डेट मिले। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी के कोतवाली सदर इलाके में एक युवक की हत्या से गुस्साए लोगों ने चौराहे पर शव रखकर जाम लगाया।